जब एस जयशंकर को भारत का विदेश मंत्री बनाया गया तो उनसे बहुत उम्मीदें थी। कहा गया कि एक ऐसा डिप्लोमेट आया है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बारीकियों को बखूबी समझता है, जिसने दुनिया के कई बड़े देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और अब कूटनीति के जरिए भारत को एक नई ऊंचाई देगा। लेकिन आज देश के जो हालात हैं और विदेश मंत्री के जो कारनामे हैं उसे देखते हैं तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि एस जयशंकर से हमें क्या मिला। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जब चरम पर था और ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनी, सबसे पहला झटका यही मिला जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को पहले ही हमले की सूचना दे दी गई। ये कोई आरोप नहीं बल्कि खुद जयशंकर ने मीडिया में इस बात को स्वीकार किया। ऐसे में सोचिए कि ऑपरेशन से पहले दुश्मन को बता देना कि हम आ रहे हैं, क्या यही है स्मार्ट डिप्लोमेसी? और इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर है, लेकिन एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा होने की हिम्मत दिखाई। IMF में पाकिस्तान को दिए जा रहे कर्जे पर किसी भी देश ने विरोध तक नहीं किया। ऐसे लगा जैसे मानो भारत के तमाम कूटनीतिक रिश्ते ठप्प से पड़ गए थे। और ऐसे समय में भी जयशंकर सिर्फ खामोश थे। जिस समय देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा था उस वक्त अमेरिका ने आकर सीजफायर करवा दिया और इसका पूरा श्रेय ट्रंप ने खुद ले लिया। भारत की तरफ तो शुक्रिया कहा गया और तारीफों के पुल बांधे गए। ऐसे में सवाल यह है कि अगर युद्ध की आग को रोकने का फैसला अमेरिका ने किया और उसके बाद सारा क्रेडिट भी उसी ने लिया, तो फिर भारत की डिप्लोमेसी कहाँ गई? इसमें जयशंकर की भूमिका कहाँ थी? और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 9 दिनों के अंदर 3 बार एप्पल को भारत में निवेश ना करने और आईफोन्स का निर्माण भारत में ना करने की बात कही। लेकिन जयशंकर इस पर भी चुप हैं। ट्रंप ने टैरिफ और कश्मीर में दखल देने की बात कही, फिर भी जयशंकर चुप थे। भारत के नागरिकों को अमेरिकी एजेंसियों ने हथकड़ियों में बात कर मिलिट्री प्लेन से देश वापस भेज दिया, लेकिन जयशंकर ने एक शब्द नहीं बोला। रूस से जब हमने सस्ता तेल खरीदना चाहा तब भी अमेरिका की धमकी के आगे हम झुक गए और जयशंकर तब भी खामोश थे। ऐसे में क्या ये वही लेजरमैन है जिनसे उम्मीद थी कि वो भारत की आवाज दुनिया के मंचों पर बुलंद करेंगे? इतना ही नहीं, जब चीन के खिलाफ खड़े होने का वक्त आया तो जयशंकर ने क्या कहा कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी हैं, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? क्या यही हमारी विदेश नीति का संदेश कि हम सिर्फ उन्हीं से लड़ेंगे जो हमसे छोटे हैं? क्या बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने झुक जाना ही भारत की कूटनीति बन चुकी है? हमारे अपने पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश एक के बाद एक चीन के साथ खड़े होते दिखे और भारत की विदेश नीति पूरी तरह अकेले पड़ गई। ये वही पड़ोसी हैं जिनके साथ भारत के दशकों पुराने रिश्ते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जयशंकर ने रिश्तों को संभालने के लिए क्या किया, या फिर आंखों से सिर्फ लेजर ही निकालते रहे? खैर, अब राहुल गांधी ने इन्हें जे कहा, यानी जयचंद्र जयशंकर। हो सकता है जयशंकर का ये नाम कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन जब एक पत्रकार ने जयशंकर से विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखा सवाल पूछा तो जयशंकर जवाब देने की बजाय दाएं बाएं देखने लगे। The role of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent, fighting between India and Pakistan. ये वो पल था जब एक देश के विदेश मंत्री की आवाज नहीं बल्कि उसकी चुप्पी पूरी दुनिया ने सुनी। भारत में बैठकर जब गोदी मीडिया जयशंकर को कूटनीति का चाणक्य कह रही थी, तब असलियत ये थी कि दुनिया का कोई बड़ा देश पाकिस्तान या चीन के खिलाफ हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। IMF से लेकर UN तक भारत अकेला था और कूटनीति बस प्रेस ब्रीफिंग्स और मीडिया हेडलाइंस तक ही सीमित रह गई। कूटनीति तो वो होती है जो संकट के वक्त देश को अकेला महसूस न होने दे। लेकिन जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब जयशंकर की डिप्लोमेसी नजर नहीं आई। तारीफों की दीवारें खड़ी कर देना आसान है, लेकिन उस दीवार की असली ताकत तब पता चलती है जब तूफान आता है, और इस बार वो दीवार पहली ही हवा में गिर गई। कूटनीति की असली परीक्षा में जयशंकर पूरी तरह फेल साबित हुए।